नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। कौन बनेगा अध्यक्ष? मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार थमने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों की दिल्ली की दौड़ भी शुरू हो गई है। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने वाले प्रदेश प्रतिनिधियों की लिस्ट पर मंथन चला है। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने लंबी बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में 400 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें 4 सांसद, 16 विधायक और 230 विधानसभाओं से एक एक प्रतिनिधि के अलावा 2-2 विधानसभाओं के क्लस्टर का एक प्रतिनिधि हिस्सा लेगा। यदि किसी जिले में 3, 5 या 7 विधानसभाएं हैं तो 2-2 विधानसभाओं के क्लस्टर बनने के बाद बची सिंगल विधानसभा को एक अलग क्लस्टर मानकर प्रदेश प्रतिनिधि चुना गया। ऐसे में प्रदेश भर से अब तक 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों की लिस्ट तैयार हुई है। संभावना है कि 6 और 7 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। यदि इन तारीखों में चुनाव नहीं हुआ तो फिर 12 फरवरी तक चुनाव टाला जा सकता है। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बनने की इसी रेस पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नियम कायदे जो तथाकथित उनके जो है संवैधानिक दायित्व सब इस चुनाव में धराशायी हो गए। इतनी लड़ाई है पर्चियों से, तो एक तो सिलेक्शन हुआ, अब उसके बाद पर्चियों में भी महापर्ची नहीं निकल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो ये दम्भ भरा करती थी, पार्टी विद डिफरेंस, ये पार्टी इनडिफरेंस हो गई है। संसाधनों की हिस्सेदारी की लड़ाइयाँ चल रही हैं और किसको इस पर बिठाया जाएगा, कौन इस पोस्ट उस पर कब्जा करेगा, ये अभी समय बताएगा। 62 के 62 जिले गठित हो गए, प्रदेश प्रतिनिधि हमारे निर्वाचित हो गए। अब जो प्रदेश अध्यक्ष के जो निर्वाचन अर्थात संगठन पर्व की ये कड़ी में मध्य प्रदेश के माध्यम से मान से आखिरी जो कार्यक्रम है, तो उसके लिए भी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी पर्यवेक्षक के रूप में तय हो गए। जिस दिन उनके आने की सूचना होगी, राज्य तैयार है और विवेक शेजवलकर जी जो हमारे मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हैं, उनसे बातचीत होकर के जैसा कार्यक्रम आएगा हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार थमने के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में शुमार डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस 3 साल का कार्यकाल होता है प्रदेश अध्यक्ष का और इन दिनों कोई चुनाव है नहीं लोकसभा और विधानसभा जैसे, तो ये भी माना जा रहा है कि जातीय समीकरण साधने की कोई माथापच्ची नहीं है। लेकिन फिर भी कई नाम सामने आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव कराने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पर्यवेक्षक बनाया गया है। हालांकि एमपी बीजेपी को अब तक उनके भोपाल आने का कोई कार्यक्रम नहीं मिला है। यही संभावना है 6 और 7 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। यदि नहीं होता है इन तारीखों में तो उसके बाद 12 फरवरी तक ये चुनाव टाला जा सकता है, क्योंकि इस बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है। कई नाम है, सबसे आगे माना जा रहा है बैतूल से विधायक है हेमंत खंडेलवाल, उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों की रेस में। यही देखना दिलचस्प होगा कि अगर वीडी शर्मा का चेहरा हटेगा तो फिर सामने कौन सा फेस होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ का अगर हम देखें तो यहाँ पर किरण सिंहदेव को ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। हालांकि बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं था छत्तीसगढ़ में उन्हें। तो बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे आगे है। आदिवासी कार्ड अगर चलता है तो फग्गन सिंह को मौका मिल सकता है, ये भी चर्चाएं हो रही है। राजेंद्र शुक्ल भी पीएम मोदी से मिले हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम है, रामेश्वर शर्मा का नाम है, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कौन बनेगा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, रेस में कौन सबसे आगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपको करा देते हैं। कांग्रेस से समर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत
प्रियंका जी, आप इससे करना चाहूंगी। अब प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे का इंतजार है प्रदेश को और बीजेपी को भी। शायद निर्वाचन होगा या मनोनयन, क्योंकि चुनाव तो है नहीं इन दिनों, तो हो सकता है कि बहुत सारे समीकरणों को साधने की जरूरत ना पड़े, लेकिन पार्टी में समन्वय बनाकर तो चलना पड़ेगा। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का जो भी अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन हो या निर्वाचन हो, वो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया से ही होगा, मनोनयन नहीं होगा। कारण ये है कि ये जो हमारा है वो पूरा के पूरा जो है चुनावी वर्ष रहा और उसी के अनुसार सभी जगह के मंडलों का, यहाँ तक कि बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष तक की नियुक्तियां जो है वो निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा ही पूरी तरीके से संपादित की गई है। तो बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी जो आगे की प्रक्रिया है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग प्रदेश प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा क्लस्टर प्रतिनिधि बनाए गए हैं, जिला अध्यक्ष को लिया गया है और उसके अलावा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लेकर के जो प्रतिनिधि तय किए जाएंगे उनके द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरीके से संपादित करते हुए आदरणीय जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में इस चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरीके से संपादित किया जाएगा और बहुत जल्दी ही जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो भी योग्य दावेदार हैं, जितने भी दावेदार होंगे उनके अनुसार चयन करके पैनल के अनुसार उनका भी गठन किया जाएगा। चर्चा ये भी हो रही है प्रियंका जी कि आखिर इतनी देर क्यों, इतना समय क्यों लग रहा है। जब जिला अध्यक्ष को लेकर जब चुनाव होना था उसको लेकर भी देरी हुई तो उस पर भी सवाल उठे थे। देखिए, सवाल कौन उठा रही है हमें नहीं पता, परंतु ये जो प्रक्रिया है भाई, बूथ तक के अध्यक्षों के जो रायशुमारी, बूथ अध्यक्ष जब बने तो वहाँ बूथ स्तर की रायशुमारियां हुई, उसके अनुसार बूथ अध्यक्ष तय किए गए, मंडल अध्यक्ष सभी सर्वसम्मति से फिर तय किए गए। उसके बाद में उनके बाद में जो आगे की प्रक्रिया थी जिला अध्यक्षों की, तो उसके लिए रायशुमारी और पैनल बना करके फिर उनके ऊपर विचार करके फिर उनका निर्धारण किया गया। तो एक इतनी लंबी प्रक्रिया जिसमें कि अगर हम बात करें कि 78,000 से ज्यादा बूथों की रचना, बूथ के बाद मंडलों की रचना, उसके बाद जिला अध्यक्ष की रचना, इन सब चीजों के बीच में समन्वय बनाना, चूंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी के तौर पे सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, तो सभी का समन्वय बनाना और सभी को एक तरीके से समाहित करके और सर्वमान्य किसी का चयन कर पाना, सर्वसम्मति से किसी का चयन कर पाना एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो थोड़ा सा आगे पीछे समय जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय फिर भी नहीं हुआ है। निश्चित समय पर लगभग ये कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। चलिए ठीक है, समर जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते, क्योंकि पर्ची सिस्टम पर बड़ा सवाल उठाता है विपक्ष बीजेपी के। समर जी देखिए, लगातार अनुशासन की और आंतरिक संविधान की दुहाई देने वाली पार्टी अब देखिए एक प्रकार से पट्टावाद के बाद में एक नया वर्ड शब्द आया है, वो है पर्चीवाद की भेंट चढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो किसको नेता माने और किस प्रकार से उसको आगे बढ़ेगा, ये अब सोचने का विषय है। क्योंकि यहाँ पर जब से पर्ची का सिस्टम चालू हुआ है तब से कोई कितनी मेहनत कर ले, आएगा तो वही जिसका नाम पर्ची पर होगा। दूसरी बात यह है कि इस बार के अध्यक्ष के चुनाव के अंदर सबकी निगाहें, हमारे आदिवासी भाइयों की निगाहें भी इस चीज पे रहेगी कि आदिवासियों को इस प्रदेश में क्या मिला, क्या उनका चेहरा सिर्फ मूत्र विसर्जन के लिए है, क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहा जाता है एक प्रकार से कि मनुवाद के हिसाब से चलती है, ये आज देखने की बात होगी कि यार क्या इस जो कहावत है इसको जुटलाने में कामयाब हो पाएंगे कि मनुवाद नहीं, हम जो है संविधान से चलते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसके साथ में आदिवासी और दलित जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में ऊंची पोस्ट पर या ऊंचे पद पर जा सकते हैं। ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि नाम तो काफी लोगों का चल रहा है जो कि आदिवासी समाज से आते हैं और एक बड़े तबके का जो प्रतिनिधित्व, आदिवासी कार्ड चला तो फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं कि देश का कोई भी संस्थान हो, वो आईआईटी हो या वो किसी प्रकार का संस्थान हो, लेकिन वहां पर जो है आदिवासी भाइयों को, दलित भाइयों को जो है एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखिए आज मध्य प्रदेश के अंदर कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पर जो है वो मनुवाद के हिसाब से जो है आप नाम तय हो रहा है वाइस चांसलर का, अब नाम तय हो रहा है कि कौन ऊंचे पद पर रहेगा।
तो उन सब चीजों को रोकने के लिए, उन सब चीजों को क्लियर करने के लिए ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो आदिवासी भाई, दलित भाइयों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और जहां तक की बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर संविधान की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हास हुआ है राजनीति का इस देश के अंदर, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक और संवैधानिक राजनीतिक पार्टी है, हम भी ये चाहते हैं कि कोई भी अगर पार्टी ऐसी उदित होती है इस देश में, इस पार्टी होती है, तो वहां पर संवैधानिक तरीके से कार्य करे, ताकि एक देश के अंदर एक जो भावना है उस प्रकार से चले कि हाँ, एक हम जो देश है संवैधानिक रूप से चलता है और जो पार्टियां भी संवैधानिक रूप से चलती हैं। चलिए ठीक है, देवदत्त जी का रुख करूंगी। देवदत्त जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मिल रही। बिल्कुल। कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का, इसी पर चर्चा हो रही है कि अगर वी डी शर्मा हटे तो नया फेस कौन होगा। चर्चाएं कई नामों की है। ये भी चर्चाएं हैं कि अभी चुनाव नहीं है फिलहाल और 3 साल का कार्यकाल होता है प्रदेश अध्यक्ष का, तो बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं, साथ देना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आ रही कि पार्टी में समन्वय बनाने की जरूरत तो पड़ेगी। यहाँ पर सबसे आगे अगर रेस में बात की जाए तो हेमंत खंडेलवाल का नाम है, फिर राजेंद्र शुक्ल ने अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात की, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम, रामेश्वर शर्मा का नाम, फग्गन सिंह कुलस्ते, अगर आदिवासी कार्ड देखा जाता है तो क्या लगता है आपको, क्या परिस्थितियां, समीकरण समझ में आ रहे? देखिए, भाजपा पिछले कुछ वर्षों से लगातार चौंकाने वाले फैसले ले रही है, जैसे 3 राज्यों में मुख्यमंत्री वाले मामले में लिया, ऐसे ही कई और भी बहुत सारे फैसले, राष्ट्रपति का चुनाव हो, लोकसभा अध्यक्ष का हो, तो केंद्रीय नेतृत्व को ये फैसला लेना है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने नाम तय कर लिया होगा। हम और आप चर्चा कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल चल रही, भाजपा के नेता भी कयास लगा रहे हैं, लेकिन इसको तय करते कोई महिला अध्यक्ष की भी नाम आई बीच में कि महिलाओं को आदिवासी आ रहा, दलित आ रहा, सामान्य वर्ग से आ रहा, और वो तो जिसको बिठा देंगे, कोई योग्यता का तो मामला है नहीं वैसा। जो नाम चल रहे हैं उसमें से जिसको बिठा देंगे वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो आप तो देख ही रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जिस तरह मुख्यमंत्रियों का चयन किया था, तो ये कोई बड़ा वो नहीं है पैमाना। उनको तो चाहिए कि जो संगठन की दृष्टि से वो काम करे, कोई उसकी दम पर पार्टी को कुछ करना है ये नहीं है। वो तो जो केंद्र से जो सर्कुलर आएंगे कि ये गतिविधियां करो, बूथ पे कार्यक्रम करो, ये कार्यक्रम करो, उसके लिए एक चाहिए मैसेंजर, और एक मतलब जो पार्टी की साख को बट्टा ना लगे। प्रदेश सबसे कठिन राज्य है भाजपा के लिए। यहाँ 2018 में कांग्रेस ने झटका देती हुई सरकार बना ली थी, तो फिर कोई ऐसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता को लाएंगे वो जो जिसका जनाधार है, जिसकी लोकप्रियता है, जिसका अनुभव है, जिसकी वरिष्ठता है और जिसकी बेहतर राजनीतिक समझ है, तो ऐसा नेतृत्व भी ला सकते हैं। जैसे अभी आपकी स्क्रीन पर एक दिखाया जा रहा है, गोपाल भार्गव एक नाम है जो बहुत बेहतर प्रदेश अध्यक्ष के नाम पे साबित हो सकते हैं, और एक सर्वसम्मति भी बन सकती है, और बहुत उनकी एक तरह से विरोध नहीं है कहीं लोकप्रियता में, पार्टी के अंदर, जनता में, सब कुछ। या फिर राजेंद्र शुक्ल को भी प्रदेश अध्यक्ष, नरोत्तम मिश्रा भी सामान्य वर्ग से हो सकते हैं और इनको मंत्रिमंडल ले लिया है। ऐसे बहुत सारे उनके समीकरण जो चल रहे होंगे उसी पे करेंगे। अन्यथा फिर हेमंत खंडेलवाल एक नाम है जो संगठन के विभिन्न पदों पर रहे, ठाकरे न्यास में कोषाध्यक्ष, अभी बीजेपी का जो कार्यालय बन रहा है, नया कार्यालय, उसका भी वो पूरा काम देख रहे हैं। या फिर आदिवासी में आता है तो कोई फग्गन सिंह कुलस्ते, और महिलाओं में आता है तो फिर लता वानखेड़े जो सांसद हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष रही। ऐसे बहुत सारे नामों पर कयास तो आप 1 दर्जन नामों पर लगाई जा सकती है, लेकिन पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या रणनीति है, कौन सा चौंकाने वाला फैसला लेगा, इस पे पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नामों पर हो रही है और इनमें से कोई नाम ही ना हो। जी, चर्चा इतने नामों पे हो रही है और इनमें से कोई नाम ही ना हो। हाँ बिल्कुल, आपने देखा ना मुख्यमंत्री के समय सबसे शायद पीछे होगा मोहन यादव जी का नाम। 1 दर्जन जो नेताओं के चल रहे थे, जो खासकर केंद्र से राजनीति से भोपाल आए थे, उनके नाम चल रहे थे। शिवराज जी का भी था, वरिष्ठता गोपाल भार्गव का था, लेकिन उस समय आप देखें कि नया नाम आया। और यहाँ तो ठीक है, राजस्थान में तो पहली बार के विधायक को
चुना गया, इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या सोच रहा है इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि उनकी अपनी रणनीति है, उनकी अपनी प्लानिंग रहती है कि वो कैसे आगे बढ़ना है, कैसे। एक तो बहुत सारे परिवर्तन पार्टी में हो रहा है, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी बहुत कशमकश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष, फिर उसके बाद मतलब उन्होंने सब कुछ तय कर लिया होगा ऐसा माना जाता है। बस अब कुछ ही दिन में मुझे लगता है कि 2-4 दिन में फैसला हो जाना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, क्या क्या फिर चौंकाएगी बीजेपी? क्योंकि नाम तो कई सारे चल रहे हैं। राजनीति शुक्ल ने तो पीएम मोदी से मुलाकात की आज ही, उसके बाद हेमंत खंडेलवाल का नाम बताया जा रहा है सबसे ऊपर है। ये भी चर्चा हो रही है कि संगठन की सहमति है, मुख्यमंत्री की भी सहमति है, सबकी पसंद वो माने जा रहे हैं। उसके बाद तमाम नाम है जिन पर चर्चाएं हो रही है। गोपाल भार्गव तो ना कुछ तो बताए जा रहे हैं कई दिनों से, हो सकता है कि यहाँ पर उन्हें साध लिया जाए। क्या समीकरण साधेंगे इस बार? देखिए, ये तो ना बड़ा कुटुंब है कि हर एक को साथ में लेकर के चलना थोड़ा सा असहज भी कभी होता है, कभी कुछ नाराजगियां भी होती हैं, कभी सभी का समन्वय बिठाने की कोशिश भी की जाती है। यही एक लोकतांत्रिक, या हम बात करें कि राजनीतिक गठबंधन की खूबसूरती होती है कि कार्यकर्ता को समावेश किया जाए, दूसरे लोगों का सहमति ली जाए और अनुभव और ऊर्जा को साथ में सामंजस्य बनाते हुए कोई निर्णय निकाला जाए। तो जो भी निर्णय होगा वो निश्चित तौर पे पार्टी के हित के लिए होगा और संगठन के हित को सर्वोपरि रखते हुए उस निर्णय को सम्मान किया जाएगा। जो भी चयनित किया जाएगा वो निर्वाचन प्रक्रिया के बाद ही संचालित किया जाएगा। हाँ, सभी को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। जैसे जितने नाम आपने रखे हैं, हो सकता है इनमें से कुछ लोगों की मंशा हो, कुछ की ना भी हो सकता है हमारा अनुमान है, कुछ की मंशा ना भी हो कि वो प्रदेश अध्यक्ष के दौड़ में ना भी हो, इसमें उनका कोई नाम ही ना हो, लेकिन हमें अनुमानित तौर पे लग रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि जो लोग जिसको पसंद करते हैं वो उनको चाहते हैं कि भाई हमारा नेता आगे और आगे बढ़े, तो कई कार्यकर्ता भी इस जोड़ तोड़ में भी लगे रहते हैं, अपने तरफ से नाम भी चला लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ होता रहता है। सब अपने व्यक्ति को, हर व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ और सर्वोच्च स्थान पर देखना चाहता है, परंतु संगठन सर्वोपरि का भाव रखते हुए कार्यकर्ता सदैव कार्य करता है। और जो भी निर्णय आएगा, जैसे जिलाध्यक्षों के तौर पे भी देखा जाए तो जो रायशुमारी से आई, कई दूसरे तरीके से भी, जैसे लगा कुछ भी कोई भी बोलता रहे, कितने ही नाम हो। बीजेपी में तो पर्ची सिस्टम है प्रियंका जी, पर्ची में नाम लिखा है, जो आ जाएगा उसको बना दिया जाएगा। फिर वो तमाम चर्चा होती है कि फिर वो कठपुतली की तरह काम करेंगे। ये लगता है कि इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं जो एक अचानक किसी भी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के लिए बैठा देते, और वो भी उस व्यक्ति को बैठा देते जो खुद कहता है कि पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे देखिए। उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमें तो मीटिंग की सूचना ही नहीं मिलती है, हमें बताया नहीं जाता। बड़े जो अनुभवी जो उनमें नेता हैं वो ये कहते हैं कि जिन्होंने पार्टी को डुबोने का काम किया उन्हीं को कमान संभालने के लिए दे दी गई। तो ये ऐसे लोग जिनके लिए खुद की पार्टी खंडित है, अलग अलग प्रवक्ताओं की सूची आती है, 5 मिनट के अंदर उन प्रवक्ता की सूची को गायब कर दिया जाता है, फिर से नई सूची जनरेट नहीं होती है, फिर उनके अलग अलग प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। तो वो अपनी बागडोर संभाले ताकि एक मजबूत विपक्ष खड़ा किया जा सके, और जो पूरी लोकसभा विधानसभा में दुर्गति हुई है विपक्ष की, उसको संभालने की स्थिति जो बना सके उसे दिया जाए। मुझे आश्चर्य लगता है कि जो व्यक्ति खुद ये कह रहा है कि पार्टी में जो गुटबाजी का कैंसर फैला हुआ है उसके लिए क्या करना चाहिए, पार्टी खत्म कर देनी चाहिए कि कैंसर खत्म करना चाहिए, तो जो खुद इस प्रकार के बयान सार्वजनिक मंचों से दे रहे हैं, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के स्थान पर कार्यकर्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। गुटबाजी करी किसने? भाई आपके बड़े पदाधिकारियों ने करी, बेचारे कार्यकर्ता तो आपके लिए झंडा लेकर के खड़ा ही है। तो आपको उसके भावनाओं को आहत करने के स्थान पर उसको कहीं ना कहीं आगे लेकर के जाना चाहिए, उसका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे लोग दूसरों के ऊपर उंगली ना, हम लोग चाहे जो भी कर रहे हो हमारी पार्टी में, वो हमारे पार्टी का मैटर है, परंतु कुछ भी हो, चुनाव जब लड़ते हैं तो संगठित होकर ही लड़ते हैं ना, तो आपको तो वहां धूल चटाई देते हैं जैसे भी हमारा कार्यकर्ता काम करता हो। तो आप अपनी चिंता करेंगे, वो उनकी पार्टी का लोकतंत्र है कि जहां पर सबको अपनी बात रखने की छूट है, मंच है,
रखा जा उनका सकता है जो निष्कासन क्यों करते बीजेपी हो? में प्रमोद नहीं है। कृष्णन जी ने अपनी बात रखने की कोशिश करी तो आपने उनको निष्कासित कर दिया। प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे आपके, आपने उनको निष्कासित कर दिया। ठीक ये है, कैसा जवाब लोकतंत्र है समर जी से कि फिर जवाब आप ले लेते हैं इस निष्कासन भी कर देते हैं? तो ऐसा सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। लक्ष्मण सिंह जी को आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया। उन्होंने कहा था पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले पार्टी ने उन्हीं को साइडलाइन किया। तो आप लोग अपना जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के जो लोग फायदा उठाते हैं, आप उसको निष्कासन कर देते हो। तो ऐसा भी मत करिए। तो कम से कम जो लोग बात रख रहे हैं उनकी बात को कहीं ठीक ना कहीं तवज्जो भी ठीक दीजिए। बिल्कुल। तो बेहतर है कि हमारी मैं तो हमारी ये बहन ने स्पष्ट आडवाणी जी का करूंगी, और चाहे उमा समर भारती जी भाई का भी नाम नहीं कार्यकर्ता है, सुना मैं भी लगता। कार्यकर्ता ही इनकी हूँ। पार्टी ये हम के तो भी बहुत कार्यकर्ता बन के अपनी अपनी उमा पार्टी की भारती बात जी रखते और हैं। आडवाणी जी पर भी जो है गुटबाजी तो वो दो गलत है, नाम तो आप भी गलत सुन है। वो लीजिए कैंसर का किस रूप प्रकार ले से चुकी आपने है। उनको तो जीतू साइडलाइन भाई किया को है। चिंता होनी खैर तो ये बात अलग है। स्वाभाविक है। ठीक। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है हम्म कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का लबादा ओढ़े चलती है जो लोकतंत्र का। हम्म और जब अंदर जाके आप देखें तो लोग वहां पर इतना होता है सच बोलते पट्टावाद हो और कि पर्ची जनता सिस्टम। नकारने लग गई है। हमारे नेताओं ने हम्म हमारे नेताओं ने बेशक ये कहा होगा कि जो है कि कैंसर हो चुका है। हमारे नेताओं ने बेशक जो आपने सारी बातें कही है ये कही होगी, लेकिन ये कहने का जो दम है, हम्म ये कहने की जो हिम्मत है, राइट। हमारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जाने की जो ताकत है, वो भी किसी बड़े नेता की नहीं, छोटे छोटे कार्यकर्ता की। वो ये बताती है कि हमारे यहाँ पर जो है साम्राज्यवाद नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ पर जो है लोकतंत्र चल रहा फिर है। सवाल दूसरी उठेगा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। संगठन में समन्वय नहीं बन पा रहा है कांग्रेस के। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम्म कोई भी ऐसा दल दुनिया में नहीं होगा जो कि लोकतांत्रिक हो। ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप ऐसी चीज है हम्म जहां पर 100% समन्वय होता है। हम्म मतलब मान के चलिए किम जोंग उन के यहाँ पर सभी लोग जो है किम जोंग उन की बात से सहमत है, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो डिक्टेटरशिप है। हम्म लेकिन यहाँ पर अगर राहुल गांधी जी की बात को अगर कोई कोई नकारता है हमारी पार्टी में से, या राहुल गांधी जी के अलावा छोड़ दीजिएगा जीतू पटवारी जी की बात से अगर कोई सहमत नहीं है, तो फिर भी वो संगठन के अंदर है, तो ये समझिए कि ये डेमोक्रेसी की निशानियां हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इनकी जो संघवाद की जो निशानियां हैं वो आई ऐसे देशों से है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप चला करती थी। ये जो खाकी चड्डा है और ये काली टोपी है, ये इनकी इस बात का परिचायक है कि ये जो लोग हैं इन्हें डेमोक्रेसी से, इन्हें लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, इन्हें चाहिए राष्ट्रतंत्र, इन्हें चाहिए डिक्टेटरशिप। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अब अगले 5 साल तक ये कहती रहेगी कि धूल चटवा दी चुनाव के अंदर। अरे मैडम कैसे चुनाव जीतते हो आप लोग, ये पूरी देश को पता है, शोध हो रहा है इसके ऊपर, उस पर मत जाइए। एक गांव है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर लोग मॉक पोलिंग करा रहे हैं ये जानने के लिए कि हमने भारतीय जनता पार्टी के आदमी को वोट नहीं दिया, तो फिर तो वो लोग खुद मॉक पोलिंग करा रहे हैं, वहां कलेक्टर ने जाकर रोकी है मॉक पोलिंग। तो ये इस प्रकार से आप लड़ रहे हैं चुनाव। हमने उत्तर प्रदेश में देखा, छोटा जवाब हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, माफ कीजिएगा मैडम मेरे को समय बहुत कम मिला। तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि एक दरोगा जो है वो बंदूक ताने खड़ा है एक महिला के ऊपर। तो ये इस प्रकार से आप चुनाव जीत सकते हैं। और बिल्कुल ये आप 100 साल क्या 1000 साल तक इस देश पे बने रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं, इस प्रकार के अगर आप काम करेंगे। लेकिन आदमी का दिल जीतने के लिए, इस देश के लोगों का दिल जीतने के लिए उनके लिए सुविधाएं मुहैया करानी पड़ती है। जुमलेबाजी और झूठ के गुब्बारों के ऊपर कुछ नहीं होता। ठीक है, वापस आ जाते हैं आपको मानना पड़ेगा कि आपकी पार्टी जो है पर्ची के समय माध्यम बहुत चलती कम है है। प्रियंका जी। हम बिल्कुल पॉलिटिक्स इन दिनों चल रही है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ने अभी एक बड़ी रैली निकाली, जय बापू जय भीम संविधान बचाओ रैली। तो ये भी चर्चाएं हो रही है कि इसकी कार ढूंढने के लिए आप किसी आदिवासी चेहरे को सामने कर सकते हैं। छोटा जवाब दीजिएगा, चर्चा को समाप्त करूंगा। फिर प्रदेश संगठन सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए चेहरे को चयनित करेगा। फिर सभी वर्ग जो मैंने कहा उनमें सभी वर्गों का समावेश है, और संगठन की जब रचना की जाएगी तो उस चीज को ध्यान में रख करके ही रचना की जाएगी। मेरे जैसे मैंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनेगा वो संगठन के पूरे प्रणाली को अनुशासन के साथ में फॉलो करते हुए बनाया जाएगा। तो बहुत निश्चित है कि जो भी होगा, हो सकता है चौंकाने वाला चेहरा भी हो सकता है कि आप लोग जो कयास लगा रहे हो उनमें से भी कोई चेहरा हो, पर जो भी होगा वो कांग्रेस को धूल चटाने के लिए तो आएगा, ये तय है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि जो चर्चाएं हो रही है, धूल चटाने की जगह प्रदेश के लोगों को कुछ भला कर दीजिए मैडम। चलिए ठीक है, वो तो जो होगा चेहरा नया वो देखेंगे कि क्या करता है मध्य प्रदेश के लिए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखने वाली बात होगी कि जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें से होगा या फिर बीजेपी फिर एक बार प्रदेश को चौंकाती है। तो फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।